देखो बच्चे, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां से शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर करने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, रियल और इमेजिनरी नंबर का दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट क्या होता है, देखो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसा मैंने बोला कि एक रियल पार्ट होता है। पहले इस रियल के बारे में बात करते हैं। हमने बचपन से नंबर लाइन के बारे में पढ़ा हुआ है। सबसे छोटी क्लास है जब हमने नंबर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो हमारे पास क्या आया था, इसी नंबर लाइन के बारे में बात हुई थी। ये जो नंबर लाइन है हमारे पास, ये कहां से कहां आती है, माइनस इंफिनिटी से शुरू होकर प्लस इंफिनिटी तक जाती है। होता है कि नहीं। इसके अंदर रियल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सारे नंबर्स मिला जुला के इसी नंबर लाइन पे लाया करते हैं। बिल्कुल था ऐसा। लेकिन टेंथ क्लास में आके कुछ ऐसा हुआ था कि एक पॉइंट पे आके हमने कहा था नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये कहां हुआ था, जब मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक जगह पे, जब हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जो डी था उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और हम कहते थे अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाती है, हम कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डी की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो आ जाती है, रियल एंड इक्वल रूट्स। लेकिन अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती है, मतलब नेगेटिव आ जाती है, हम कहते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट और इमेजिनरी रूट्स। ऐसे ही कहते हैं, हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स है, रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये बात करें तो इसका मीनिंग क्या हुआ। तो यहां पे हमारे पास नो रियल रूट्स का मीनिंग क्या हो गया, मतलब इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं, जो डी लेस देन जीरो होने के बाद अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकलेंगी, वो इस नंबर लाइन पर कहीं पर भी नहीं आएंगी। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि अल्फा और बीटा का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई टू है। ऐसा ही था। तो अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गई तो हमने फर्स्ट से लेके टेंथ क्लास तक कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर आई हुई नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करना नहीं सीखा। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, देखो अगर अंडर रूट फोर होता तो मैं उसे प्लस माइनस टू लिख सकता हूं, लेकिन अंडर रूट ऑफ माइनस फोर के लिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं। तो हम क्या कहते थे कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट या इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट। मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आती है, कुछ अलग चीज आ जाती है। तो वो जो अलग चीज आती है उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जहां पर भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वन आ जाएगा। और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वन आते ही इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। इसका नाम क्या होता है, आयोटा। इसका नाम क्या होता है, आयोटा। अब ये इमेजिन नंबर्स हैं कहां, अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो इमेजिन नंबर एग्जिस्ट कहां करेंगे। अगर हम मैथ्स में इनको बताना चाहते हैं तो हमारे पास होता क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक हमारी वर्टिकल लाइन। जो ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चा, सारी की सारी सिर्फ रियल वैल्यूज को। और जो ये हमारे पास, ये अपने पास जो वर्टिकल लाइन आई है, ये वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, हमेशा इमेजिनरी नंबर्स को। क्लियर है। जो एक्स एक्सिस के अलोंग है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, रियल वैल्यूज को, और ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगी इमेजिनरी वैल्यूज को। डन। और इस प्लेन को मिला जुला के, रियल और इमेजिनरी वाले को मिला जुला के क्या कहते हैं, आगे के, जिसके अंदर अगर अब मैं मिला जुला के वैल्यूज लिखूंगा तो हम बनाएंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि a प्लस आयोटा बी। अब a प्लस आयोटा बी का मतलब क्या हो गया बच्चे, ध्यान दो एक मिनट लास्ट में। a प्लस आयोटा बी का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, इमेजिनरी वैल्यू। डन है। अब ये रियल और इमेजिनरी का क्या गेम है यहां पे, कि अगर मान लो मेरे पास इसके अंदर कहीं एक पॉइंट आ जाता है, मान लो मैं यहां लिख लेता हूं 2 और 3, तो यहां से ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल वैल्यू 2 की, इमेजिनरी वैल्यू 3 की। ठीक है। और ये इमेजिनरी के अलोंग है, तो इसका मतलब z की वैल्यू जो आएगी वो 2 प्लस 3 आयोटा ही आएगी। क्लियर है ये बात।
किसी को दिक्कत इसमें? तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे पास, अगर मेरे पास ये z की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, 2+3 आयोटा, इसमें किसी को प्रॉब्लम? अगर मुझे अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस वैल्यू के हिसाब से मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालना है। मॉड का मतलब क्या होता है? एक एग्जैक्ट वैल्यू जो मैग्नीट्यूड में निकलेगी। तो अब ध्यान से देखो, इसके अंदर तुम एक चीज इमेजिन कर सकते हो कि ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये कितना है? परपेंडिकुलर 3 आ गया, बेस हमारे पास क्या आ गया? 2। तो ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ये जो लेंथ होगी, ये जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, ये जो लेंथ है, ये क्या निकलेगा हमारा? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चा? इस तरीके से, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डन है? समझ में आया? जैसे यहां पे अगर हम निकालेंगे तो मॉडुलस कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 4 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 30। किसी को दिक्कत इसमें? डन है? तो ये हमारे पास मैंने क्या निकाल दिया? कॉम्प्लेक्स का मॉड निकाल दिया। अब मैं मॉडुलस और आर्गन प्लेन से वापस अपने पास किस पे आता हूं? आयोटा पे। ये एग्जैक्टली आयोटा को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, आयोटा है क्या। जैसा मैंने कहा कि अगर जो हम इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आते ही इसका मतलब क्या हो गया? स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वहां पे एक इमेजिनरी नंबर आ गया। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा आ जाता है, मैं इसके लिए क्या करूंगा? मैं इसे √5 इंटू √-1 लिख सकता हूं। लिख लूं? अगर ऐसा लिखूंगा, ये लिख सकता हूं इसे, है ना? मैंने क्या किया? √5 के साथ √-1 को मैंने क्या लिख दिया? आयोटा। समझ में आया? तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैं हमेशा किससे रिप्लेस कर दूंगा? आयोटा से। अब आयोटा की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1। तो -1 इंटू आयोटा होके माइनस आयोटा निकल गई कि नहीं? आयोटा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? आयोटा की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज -1 का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू +1। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी बच्चा? +1। किसी को दिक्कत? क्लियर है? हाँ जी, डन है ना? अब देखो बच्चा, इसके अंदर अगर मान लो मेरे को बहुत बड़ी वैल्यूज की, बड़ी पावर्स के लिए आयोटा की निकालनी है, जैसे आयोटा की पावर मान लेते हैं अभी के लिए 23 के लिए निकालना है, तो मैं 23 को क्या लिखूं? मैं ऐसा लिख लूं, आयोटा की पावर 22 इंटू आयोटा, बेस से में पावर ऐड होकर 23 ही बनना है। तो 22 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2⁻11 इंटू आयोटा। किसी को परेशानी? आयोटा की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? -1। किसी को दिक्कत? अब -1⁻11 क्या होगा? -1 इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा। डन है? किसी को दिक्कत इसमें? सिंपल प्रोसेस है बच्चा ये वाला। अब इसके बाद अगर मेरे पास मान लो कुछ और आता है, कुछ ऐसा आ जाता है, आयोटा रेज टू दी पावर -15, नेगेटिव में पावर आ गई। नेगेटिव में आने का मतलब क्या हुआ? 1/आयोटा रेज टू दी पावर 15, ऐसा आया कि नहीं? अब मैं आयोटा रेज टू दी पावर 15 को क्या लिख लूं? 1/आयोटा रेज टू दी पावर 14 इंटू आयोटा। किसी को दिक्कत? 1/आयोटा रेज टू दी पावर 2 होल की पावर 7 इंटू आयोटा। बिल्कुल ठीक है। आयोटा रेज टू दी पावर 2 की वैल्यू का मतलब क्या हुआ? -1 रेज टू दी पावर 7 इंटू आयोटा। किसी को परेशानी बेटा इसमें? अब -1 रेज टू दी पावर 7 का मतलब क्या होगा? -1। अगर माइनस की पावर ऑड आएगी तो माइनस ही रहना है, तो क्या बना? 1/-1 इंटू आयोटा -1/आयोटा। किसी को दिक्कत? पर हम क्या करते, कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? जैसा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम हमेशा क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ना। तो आयोटा भी तो √-1 है, तो अगर हमें स्क्वायर रूट नहीं छोड़ना है डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूंगा? आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। रेशनलाइज कर दिया मैंने। तो जब रेशनलाइज किया तो ऊपर क्या बना? माइनस आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1। तो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1, माइनस से माइनस हट गया, माइनस ओनली आयोटा इज दी आंसर। किसी को दिक्कत? डायरेक्ट रेसिप्रोकल कैसे करोगे?
-1/i को कैसे डायरेक्ट कैसे कर दोगे? अगर मेरे पास मान लो 1/2 है तो इसको सीधा 2 कैसे लिख दोगे? है ना, कोई जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए उस स्टेप की। तो इसका तो कुछ नहीं है, 1/2 को मैं सीधा 2 थोड़ी लिखूंगा। हाफ और 2 इक्वल तो है नहीं, तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल का कुछ नहीं होता। डन है, ये समझ में आ गया? तो ये हमने क्या बात करी है बच्चा? ये हमने बात कर ली अयोटा के बारे में। उसके बाद अब हमारे पास आते हैं वापस अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आते हैं। अब ये समझ में आ गया तुम्हें बड़ी से बड़ी पावर हो, मान लो कोई कहता है कि नहीं अयोटा की पार्ट 200 की वैल्यू निकालो, तो क्या करूं मैं? अयोटा की पार्ट 200 को मैं क्या लिख लूं? अयोटा की पार्ट 2 × 100। अयोटा की पावर 2 का मतलब -1 रेज टू दी पावर 100, -1 रेज टू दी पावर इवन पावर इज +1। सीधा है, तो सीधा आंसर निकल जाएगा ऐसे। डन। अब आता है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, वापस से आते हैं। अयोटा क्लियर हो गया बच्चे सबको? अब अगर हमारे पास मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसकी वैल्यू है a प्लस अयोटा b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जिसकी वैल्यू है x प्लस अयोटा b। अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है, अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू रियल में रियल वैल्यू ऐड हो जाएगी और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी ऐड हो जाएगी। सीधी कहानी है, लाइक टर्म के साथ ऐड होगी तो क्या होगा? a प्लस एक्स प्लस, है ना, यहां एक काम करते हैं, इसकी जगह y लिख लेते हैं, और यहां क्या आएगा? a प्लस एक्स प्लस बी प्लस वाई आएगा। किसी को दिक्कत? सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। सिंपल बात है बच्चा। अगर मान लो मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मान लो ऐसा है 2 + 3 आयोटा। हाँ जी, बाय। तो हमारे पास मान लो यहाँ पे क्या है? 2 + 3 आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लेते हैं -1 + 2 आयोटा, कुछ भी ऐसा। और मुझे क्या करना है? मुझे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है Z1 और Z2 को, तो क्या आएगा? 2 + 3 आयोटा इंटू -1 + 2 आयोटा। तो क्या होगा? नॉर्मल ब्रैकेट की तरह ओपन होगा बच्चा। 2 × -1 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू -1 + 2 आयोटा। किसी को दिक्कत? सिंपल मल्टीप्लाई की तरह कर लेते हैं। क्या आएगा आंसर? 2 × -1 -2 प्लस 4 आयोटा -3 आयोटा माइनस प्लस 3 × 2 6 और इंटू आयोटा का स्क्वायर। डन है यहाँ पे। अब यहाँ हुआ क्या? -2 प्लस 4 आयोटा, 4 आयोटा -3 आयोटा कितना बन गया बच्चा? 4 में से 3 गया आयोटा, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये कितना आ गया हमारे पास? -2 आयोटा -6 -8 प्लस आयोटा। ये आंसर आ गया कि नहीं? सिंपल है। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। अगर मेरे को किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को और दूसरे को डिवाइड करना है तो डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। दो अलग अलग वेरिएबल्स है, रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी अलग है। तो इसको हम a प्लस अयोटा b अपॉन x प्लस अयोटा y, वो ऐसे ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? रेशनलाइज कर देंगे इसे, x माइनस अयोटा y करके डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सब कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन नहीं होगा डायरेक्ट। क्लियर है ये? ठीक है ना। अब ये हमारे पास इसके बाद एक टर्म आती है बच्चा। वापस से मैं आता हूं मॉड पे। जब मैंने आर्गन प्लेन बना के दिखाया था और उस पर मैंने यहाँ पे r निकाला था, इसकी हेल्प से मैंने मॉडलेस निकाला था, जिसको मैंने ऐसा करके रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो उसके ऊपर वापस आते हैं। अब अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ऐसा, तो इसके मॉड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा एस आर से। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉडलेस। मॉडलेस मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम वही जो पाइथागोरस वाला होता है। क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। किसी को परेशानी? बिल्कुल ठीक है ये। अब ये हमारे पास क्या आ गया? आर की वैल्यू। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। ठीक है, तो मॉड की रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी? इस तरीके से। डन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टी है? अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका एडिशन है और उनके रिजल्ट को का जो भी इनका प्लस करके जो रिजल्ट आएगा उसका मॉड निकालना, तो इसका एक तरीका क्या हो सकता है? Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? ऐसे ही
अगर Z1 इंटू Z2 होगा और उसका मॉड निकालना है तो Z1, सॉरी कॉन्जुगेट लिख दिया मैंने गलती से, रुको। इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर मुझे इनका मॉड निकालना है तो क्या निकलेगा, Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। डन है ये, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास आता है, अगर मेरे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे उन दोनों के प्रोडक्ट का मॉडलेस निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड। सेम गोज फॉर डिवीजन, Z1 बाय Z2 अगर है और मुझे इनका मॉड निकालना है तो Z1 का मॉड डिवाइडेड बाय Z2 का मॉड। किसी को परेशानी है इसमें? सिंपल है बच्चा। अब मॉड के बाद एक टर्म आती है बच्चा जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में हमारे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट के अंदर अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है तो यहां पर जो ये साइन होता है ना, जो किसके आगे, इमेजिनरी नंबर के आगे जो साइन है वो साइन स्विच कर जाएगा। मतलब अगर मुझे z का कॉन्जुगेट लेना है तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा b। अगर यहां पर a माइनस आयोटा b होता तो z कॉन्जुगेट क्या बन जाता, a प्लस आयोटा b। क्लियर है? तो हमारे पास कॉन्जुगेट का सिंबल क्या होता है, z के ऊपर एक वो बार लगा देते तो हम क्या कहते हैं कि ये कॉन्जुगेट आ गया। और कॉन्जुगेट में करते क्या, सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन स्विच कर जाता। क्लियर है? ये सिंपल है। तो ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बारे में, मॉडुलस के बारे में। इसके अंदर कॉन्जुगेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे Z1 प्लस Z2 अगर इनका होल का कॉन्जुगेट लेना है तो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट मैं इंडिविजुअली ले सकता हूं। सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन, सेम गोज फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट हो सकता है, एंड Z1 बाय Z2 अगर होल का कॉन्जुगेट लिया है तो ये Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट रहेगा। डन है बच्चा। इसके बाद एक टर्म आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं z रेज टू द पावर -1 से। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव का फॉर्मूला रहता है। अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में, मान लो z की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, मान लो हमारे पास था 4 प्लस 3 आयोटा और मुझे इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो क्या निकलेगा, 4 माइनस 3 आयोटा, साइन चेंज हो गया। और उसके बाद इसका मॉड निकालते हैं, क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 25। अंडर रूट 25 क्या आ गया, 5। अब मैं z इनवर्स जब इसमें वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगा, 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 बाई 25 माइनस 3 बाई 25 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। डन है, सिंपल चीज है ये। अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है बच्चे, लास्ट टॉपिक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, सब आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बोर्ड लेवल का पार्ट है वो सारे यहां पे कवर हो गया। एक लास्ट टॉपिक आता है बच्चा, पोलर फॉर्म। हम क्या बात करने वाले हैं, पोलर फॉर्म की। अब देखो पोलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हमारे पास जिस वक्त ये अपने पास वापस से उसमें आ गए, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स प्लेन था जिसके अंदर रियल वैल्यूज और इमेजिनरी वैल्यूज थी, इसके अंदर अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है और a और b इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इधर को हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू, इधर को हमारे पास रियल वैल्यूज। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसने x एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रखा है थीटा। इसने क्या कर रखा है, x एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रखा है थीटा। अब इसमें एक चीज देखो बच्चा, जब मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो ये डिस्टेंस कौन सा होता है, b, और ये डिस्टेंस कौन सा होता है, a, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास r, इसको हमने मॉडुलस से रिप्रेजेंट किया हुआ था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट, है कि नहीं। डन। अब मैं इसके अंदर अगर cos थीटा निकालूं, पहले बात तो एक काम करते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा,
ए प्लस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या, ए प्लस आयोटा भी लिख दिया मैंने। अब एक बात बताओ, कॉस थीटा क्या होगा इसमें, बताओ जरा। कॉस थीटा क्या होगा, ए बाय आर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। अगर मैंने ए की वैल्यू थीटा की टर्म्स में निकाल दी तो इसको मैं आर कॉस थीटा लिख सकता हूं, किसी को परेशानी। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा लिखूं बेस बाय क्रॉस मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आर साइन थीटा लिख सकता हूं। तो अब इसमें थीटा क्या कहते हैं बच्चे, थीटा को कहते हैं आर्गुमेंट। थीटा को क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। आर हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस, ठीक है। आर क्या होता है हमारे पास, मॉडुलस। थीटा हमारे पास क्या होता है, आर्गुमेंट। किसी को परेशानी, डन है। तो यहां पर अगर मैं ए और बी इन दोनों की वैल्यूज जो हैं आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, यहां इसके अंदर रिप्लेस कर दूं तो हमारे पास z को मैं क्या लिख सकता हूं, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा लिख सकता हूं कि नहीं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, पोलर फॉर्म। समझ में समझ में आई बच्चे, पोलर फॉर्म समझ में आई कि बनती कैसे है। अब मैं बताता हूं पोलर फॉर्म हम बनाएंगे कैसे, एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बिहाफ पे फिर इसको समझते हैं। देखो पहले ये समझने से पहले ना कुछ आर्गुमेंट के रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आर्गुमेंट के कुछ रूल्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं और उस रूल के अकॉर्डिंगली ही करेंगे तो आंसर हर बार ठीक आएगा। थोड़ा बहुत कुछ याद करने को कह रहा हूं, बहुत डेप्थ में जाके मैं नहीं बता रहा हूं कि वो क्या आ रहा है, डेप्थ में भी बाद में क्लियर कर दूंगा। अभी के हिसाब से अगर ये चीज याद रख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा और कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हमने ट्रिग्नो ऑलरेडी करी हुई है और ट्रिग्नो का क्वाड्रेंट सिस्टम अपने को पता है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है ना। ऐड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से हमने क्या याद रखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। तो अगर मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू किसी सिचुएशन में पॉजिटिव आ जाती है, साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आएगा, साइन कॉस थीटा आएगा ए बाय आर करके और साइन थीटा आएगा बी बाय आर करके। आर मुझे निकालना आता है, ए और बी क्वेश्चन में दिख रहे होंगे तो उनको मैं डिवाइड करूंगा और साइन थीटा और कॉस थीटा अगर दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो मेरा थीटा कहां लाया करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाया करेगा, आर्गुमेंट आएगा तो सीधा आंसर आ जाएगा थीटा 30 डिग्री 45 60 90 80 40 30 कुछ भी जो भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाए और कॉस थीटा अगर नेगेटिव आ जाए तो मेरे पास आर्गुमेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट वाली। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम आंसर कैसे निकालते हैं, पाई माइनस थीटा करके। याद आया, हम यही करते थे ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेके आते थे, पाई माइनस थीटा कर लेते थे। अगर अब मेरे पास कुछ ऐसा आएगा कि साइन की वैल्यू भी नेगेटिव और कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव, मैं ये एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा अभी, साइन की वैल्यू भी नेगेटिव कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव, तो हम क्या करते थे, पाई प्लस थीटा, यहां टैन पॉजिटिव होता है सिर्फ, है ना। तो हम यहां पाई प्लस थीटा पे नहीं आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री में हम आर्गुमेंट में सिर्फ यही बदलेंगे। हम जब आर्गुमेंट निकाल रहे होते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं, तो यहां से घूम के इधर को नहीं आते हैं, हम उल्टा नेगेटिव साइड में एंगल घुमाना शुरू कर लेते हैं। तो इसको बहुत डेप्थ में ना घुमाते हुए मैं सीधा बताता हूं क्या करेंगे। अगर साइन और कॉस दोनों की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आंसर सीधा क्या आएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। हमारा जो आर्गुमेंट है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है, आर्गुमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा। एंड अगर मेरे पास साइन की वैल्यू नेगेटिव और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एंगल क्या आएगा, माइनस थीटा। सिर्फ इतना याद रखना। क्या बताया मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा के हिसाब से, थर्ड में माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, फोर्थ में माइनस थीटा। ये क्लियर है बच्चा, ये सबको समझ में आ गया कि क्वाड्रेंट सिस्टम किस हिसाब से यूज करना है, ये हमारा पैटर्न रहेगा। अब इसका एक काम करते हैं, छोटा सा ना एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे क्वेश्चन बोलना कोई भी बोल दो जो पोलर फॉर्म वाला है। एक मिनट लाके दिखाना, ऐसे नहीं, कोई ढंग का करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला करते हैं।
फाइंड द कॉन्जुगेट, फाइंड द पोलर फॉर्म वाला कर लेते हैं। हाँ देखो, हमारे पास ना एक क्वेश्चन है बच्चा, इस क्वेश्चन में हमारे पास है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। देखो जरा, हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, और इन्होंने बोला है कि इसको मुझे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मुझे क्या करना है? पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं पहले इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है पहले? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी की। क्या होती है? अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है तो क्या होती है? ए प्लस आयोटा बी। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये उस फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 3-4 इसको क्वेश्चन को मैंने क्या बना लिया, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है, इसका कॉन्जुगेट भी निकालना है, इसका मॉड भी निकालना है, और इसको पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन के थ्रू सारे कंसेप्ट का एग्जाम्पल बन जाएगा। देखो जरा, पहले अगर मेरे पास क्या है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू लिखते हैं, तो मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगा? रेशनलाइज, क्योंकि नीचे आयोटा नहीं रखना डिनोमिनेटर में, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड। ऊपर क्या बन गया बच्चा? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा बच्चा? -1। तो माइनस माइनस होके तो ये प्लस बन जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। किसी को परेशानी? ऊपर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। अब एक बात बताओ जरा, 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू तो -1 है, प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 1 से 1 कट गया, क्या बच गया? 2 आयोटा बाय 2, सिर्फ आयोटा, ये तो सिंपल आयोटा रह गया। तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा? 0 प्लस आयोटा। ठीक है, रियल पार्ट क्या आ गया हमारे पास? 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया? 1 आयोटा। क्लियर है? किसी को परेशानी इसमें? ठीक है, अब मैं इसका क्या निकालना चाहता हूं? मैं निकालना चाहता हूं इसका मॉडुलस। तो मॉड कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 ओनली। तो मॉड क्या निकल गया? r निकल गया 1। मैं इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहता हूं, तो क्या आएगा? 0 माइनस आयोटा, है ना, या सीधा क्या लिख दूंगा? माइनस आयोटा। किसी को परेशानी? अब मैं निकालना चाहता हूं इसको पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म के लिए काम करेंगे, एक और एग्जांपल बना लेंगे, ज्यादा ही आसान हो गया। एक बार इसको करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या आ गया? 0 प्लस आयोटा। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या आ गई है? 0, b की वैल्यू क्या आ गई है? 1, r कितना निकला था? 1, है ना, ऐसा ही था। तो अगर मैं अभी तुम्हें ट्रायंगल बना के वापस से रिकॉल कराऊं, तो हमने क्या किया था? हमारे पास थीटा जैसे यहां बना हुआ था, आर्गुमेंट था जो हमारा, और मैंने इसके a और b करके कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया था। तो ये b और ये a आया था कि नहीं? तो साइन थीटा, हमारा जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल आ गया? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसा ही था। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? b की वैल्यू क्या है? 1, दैट इज 1/1 आ गया 1। और cos थीटा क्या आ गया? 0/1, दैट इज 0। अब एक बात बताओ जरा, साइन थीटा की वैल्यू 1 और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? 90 डिग्री पे। तो हमारे पास थीटा कितना निकल गया? 90 डिग्री। डन। अब इस 90 को हम रेडियंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? π/2 रेडियंस। तो अगर मेरे को पोलर फॉर्म में लिखना है तो क्या करना था? r साइन थीटा, क्या था फॉर्मूला? सॉरी, r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, यही था। तो r cos π/2 प्लस आयोटा r साइन π/2। r हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, और जब r की वैल्यू डालेंगे तो क्या थी? 1। ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन होगी। किसी को दिक्कत है इसमें? बिल्कुल ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, बस एक लास्ट है, मुश्किल से 5 या 6 मिनट लगेंगे।
देखो बच्चे, ये हमारे पास क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -16/1 प्लस आयोटा रूट 13। मुझे इसे किस में करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करूं, रेशनलाइज कर दूं। 1 माइनस आयोटा रूट 3 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा रूट 3 से डिवाइड। बिल्कुल ठीक है। ऊपर क्या बन गया, -16 इंटू 1 माइनस आयोटा रूट 3, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू रूट 13 का स्क्वायर इज 13। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रूट 3 है, सॉरी, रूट 3 का स्क्वायर इज 3। डन है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, -16 इंटू 1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1, माइनस माइनस का प्लस इंटू 3। किसी को दिक्कत, तो ये क्या आया, -16/4 इंटू 1 माइनस आयोटा रूट -4। अब एक काम करते हैं, ये देखो जो हमारे पास वैल्यू है इसको ब्रैकेट ओपन करके लिख लेते हैं, -4 प्लस 4 आयोटा 4 रूट 3 आयोटा। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत। ए की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड से रिप्रेजेंट करूं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो a की वैल्यू क्या आई है, -4 है ना। b की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 4 रूट 3 है कि नहीं। किसी को दिक्कत, मैं एक और स्टेप समझाऊंगा अभी इसमें, जिसको जैसे कंफर्टेबल है उस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो अब देखो r निकालना है मुझे, r क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है r का फॉर्मूला, है ना। तो हमारे पास क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, तो कितना बनना चाहिए, 16 प्लस 16 इंटू 3। जल्दी से बताओ r की वैल्यू कितनी निकल रही है, बराबर सॉल्व करो, 48। हां जी 48। टोटल सम करके 64, दैट मींस 8 आ गया हमारे पास r। तो अभी जैसे मैं तब से बोल रहा हूँ तुम्हें कि एक तो राइट एंगल ट्रायंगल वाला सिस्टम सीधा चाहिए हमारे पास, थीटा ये है। b क्या निकला था हमारे पास, b का 4 रूट 3, ये कितना था, -5, ऐसे ही था। तो मेरे को क्या निकालना था, sin थीटा। sin थीटा क्या होगा बच्चा, a की वैल्यू वाली a। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 4 रूट 3/8 दैट इज रूट 3/8। बहुत बढ़िया। और cos थीटा क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज -4/8 दैट इज -1/6। अब हमारे पास क्या आ गया, तो ये समझ में आ गया हां, ठीक है बेटा, ये पता चला। तो अब हमारे पास क्या, देखो sin थीटा क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली करें तो हमें क्या पता है, ये कहीं यहां लाई करेगा, क्योंकि sin की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव, और cos की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो ठीक है, ये तो sin की पॉजिटिव, cos की नेगेटिव, एंगल मैंने जो बताया था तुम्हें क्या याद रखना है, हमारा क्या है की वैल्यू, सीधा सा पाई माइनस थीटा। जैसा तुम्हें क्या याद है, तुम्हें इसमें से ये पता है रूट 3/2 कब आता है, 60 डिग्री में। तो हमारे पास थीटा क्या निकलेगा, पाई माइनस 60 दैट इज 3 पाई माइनस पाई 2 पाई निकल गया। ये क्लियर है। इसको ना मैं एक और चीज बता रहा हूँ तुम्हें, एक छोटा सा और एक मेथड, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है, वो बात मिलिट्री नहीं होता है। जब तो आंसर आ चुका है, सब आ गया हमारे पास, क्या आ गया, थीटा की वैल्यू निकल गई है, आर की वैल्यू 8 आ गई है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, अपना जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आएगा, आर कॉस थीटा, आर कॉमन ले लेते हैं, कॉस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। चला गया, डन है, क्लियर है। एक हमारे पास तरीका क्या होता है ना, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ, देख लो एक मिनट के लिए, वो लिखना करना ना करना वो तुम्हारी मर्जी होती है। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स क्या आ गया था, निकल के आया था हमारे पास -4 + 4 रूट। तो सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि बुक्स में देख के कंफ्यूज मत हो अगर कोई ऐसे कराता है। हम क्या करते हैं, r sin थीटा को पुट करेंगे 4 रूट 3 के इक्वल, r cos थीटा को पुट करेंगे -4 के इक्वल। क्या किया हमने, a और b को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही बात बन गई ना। जैसे अगर मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ थीटा है तो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था a और ये था b, तो और ये था r, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू r sin थीटा आएगी कि नहीं।
तो एक तरह से मैंने बी की वैल्यू को आर साइन थीटा के इक्वल पुट कर दिया। सिमिलरली आर कॉस थीटा ए के इक्वल आएगा कि नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। और अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं। जब हमने स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 16 इंटू 3 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 64 ओनली, और आर की वैल्यू 8 आ जाएगी। बाकी सारी स्टेप्स से आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूं तो साइन थीटा कितना निकलेगा, 8 sin theta is equal to 4 root 3, or we can say sin theta is equal to 4 root 3 by 8, that is root 3 by 2. Similarly cos theta is minus 1 by 2, और theta हमारा 2 pi by 3 निकल जाएगा। तो ये भी स्टेप है करने का तरीका है। तो जैसे कंफर्टेबल है, तुम्हें लगता है कि नहीं स्ट्रैंगल वाले तरीके से पहले आप निकाल के कर सकते हो, ये भी ठीक है। तुम्हें लगता है कि ऐसे करके कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है। तो दोनों स्टेप्स ठीक है, दोनों वैलिड है। इसी के साथ हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होता है। ठीक है ना।